गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने हिंदी व्याकरण के पाठ्यक्रम के अंतर्गत समास का अध्ययन करेंगे। समास किसे कहते हैं? देखिए, सबसे पहले समास से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? संक्षेप यानी छोटा या संयोग। इसकी परिभाषा देखिए समास की, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना। कि दो शब्द दे रखे हैं, उनको मिलाकर उसका एक रूप कर देना ही समास कहलाता है, और वही शब्द समस्त पद के नाम से भी जाना जाता है। इसकी नेक्स्ट परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। पहली परिभाषा हमने देखी, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना। उसके बाद दूसरी परिभाषा, दो या दो से अधिक सार्थक शब्द। सार्थक शब्द वे होते हैं कि जिसका कोई एक निश्चित अर्थ निकलता है। सार्थक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए जो सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं उसको समास कहते हैं। जैसे चौमासा, तो चौमासा क्या होगा? 4 मासों का समाहार। इसी तरीके से महावीर, महान है जो वीर। अब देखिए, इसके अंतर्गत सामासिक शब्द अथवा समस्त पद, जब हम दो शब्दों को मिलाकर उसको एक कर लेते हैं तो वो सामासिक शब्द कहलाता है या समस्त पद बन जाता है। तो समस्त पद क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों को जब जोड़ दिया जाता है तो पारस्परिक संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। यहाँ पर देखिए, समास में दो पद होते हैं। पहला पद तो होता है उत्तर पद, उत्तर पद और पूर्व पद। तो जो पहला जो शब्द होता है, पहला शब्द वो पूर्व पद कहलाता है, और बाद वाला जो होता है वो उत्तर पद कहलाता है। और जब इन दोनों को मिलाकर एक कर दिया जाता है तो वो समस्त पद बन जाता है। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों का पारस्परिक संबंध बताने वाले शब्दों या अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उसे सामासिक शब्द कहते हैं या समस्त पद कहते हैं। अब देखिए, आगे है समास विग्रह। समास विग्रह यानी होता है कि जो तो पूर्व पद और उत्तर पद है उनको अलग अलग कर देना, उनको तोड़ देना। समस्त पद के मध्य में मिले हुए शब्दों के संबंध को स्पष्ट करने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। फिर से देखिए, समस्त पद के मध्य में यानी बीच में मिले हुए शब्दों के संबंध को स्पष्ट करने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे चंद्रमुख। अब चंद्र और मुख के बीच में क्या है? योजक चिन्ह है। तो इसका जब हम ये चंद्रमुख क्या है? समस्त पद कहलाएगा या सामासिक शब्द कहलाएगा। लेकिन जब हम इसको अलग करेंगे, इसका विग्रह करेंगे, तो जो अलग अलग करने की क्रिया है वो समास विग्रह कहलाती है। तो यहाँ पर चंद्रमुख का विग्रह क्या हुआ? उसको अलग करने पर चंद्रमा के समान मुख, तो ये समास विग्रह कहलाएगा। समस्त पद में मध्य में मिले हुए शब्दों के संबंध को स्पष्ट करने के लिए योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे चंद्रमुख समास के पदों को तोड़ने अर्थात अलग अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमुख एक समस्त पद है तो इसका विग्रह क्या हो जाएगा? समास विग्रह चंद्रमा के समान मुख। इसी प्रकार से समास जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। तो इनके हम देखते हैं अलग अलग भाग क्या हैं। समास के भेद, तो अब देखिए समास के भेद। समास के भेद
तो समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। यानी समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहला जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। चौथा द्विगु समास। पांचवा द्वंद्व समास या दवदव भी बोलते हैं इसे। छठा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार से समास के भेद में 6 भेद होते हैं। इसके 6 प्रकार के समास होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अव्ययी भाव समास। सबसे पहला लेंगे हम अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है कि जो 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद जो होता है वो इसका पूरा अव्यय होता है, यानी उसमें अव्ययी भाव आता है। और जो दूसरा उत्तर पद होता है वो संज्ञा या विशेषण होता है। तो इसमें देखिए कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय प्रधान हो, जिस समास का पूर्व पद अव्यय प्रधान हो और उत्तर पद संज्ञा या विशेषण हो, संज्ञा या विशेषण हो, और समस्त पद अव्यय का काम करे, या अव्यय प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद अव्यय प्रधान हो और उत्तर पद संज्ञा या विशेषण हो और समस्त पद अव्यय का काम करे या अव्यय प्रधान हो, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे बेशक, आजीवन, घर घर, बेखटके, बेकाम आदि। तो इसका पहला पद अव्यय प्रधान होता है और दूसरा संज्ञा विशेषण होता है, वो अव्ययी भाव समास कहलाता है।
तो इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे अवयवी भाव समास के और उसका विग्रह करेंगे। अव्ययी भाव समास के उदाहरण। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले समस्त पद और फिर लिखेंगे विग्रह। सबसे पहले यहाँ आ जाएगा समस्त पद और ये हो जाएगा समास विग्रह। अब देखिए, जैसे यथामति, यथामति, तो ये तो हो गया इसका पूर्व पद और ये हो गया मति उत्तर पद। ये हो गया इसका पूर्व पद और इसका लोप हो जाएगा और ये हो जाएगा उत्तर पद। तो यहाँ पर पूर्व पद जो है अव्यय प्रधान है और ये मति जो है वो संज्ञा या विशेषण का काम कर रही है, तो इसका जो समस्त पद बनेगा वो यथामति बनेगा। तो इसको विग्रह करने के अनुसार क्या होगा, मति के अनुसार। इसको अलग करने पर मति के अनुसार। इसी तरीके से यथाक्रम, क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार। प्रतिदिन, प्रति और दिन, दिन दिन या प्रत्येक दिन, दिन दिन। इसी तरीके से इसको प्रत्येक दिन भी लिख सकते हैं, प्रत्येक दिन। फिर देखिए यथाविधि, यथाविधि, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। आजीवन, आजीवन, तो आ और जीवन, तो इसका हो जाएगा आजीवन यानी जीवन भर। आमरण यानी मरण तक, तो ये इसका विग्रह कहलाएगा अव्ययी भाव समास का। भरपेट, भरपेट, पेट भरकर, पेट भरकर। भरसक, पूरी शक्ति से, पूरी, भरसक प्रयास किया उसने, पूरी शक्ति से प्रयास किया, पूरी शक्ति से। बेफायदा, बेफायदा, बिना फायदा के, बिना फायदे के। फिर से देखिए समस्त पद अव्ययी भाव समास के उदाहरण देख रहे हैं हम। विग्रह करने पर इसको अलग इसमें हो जाएगा, जैसे यथामति, मति के अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, प्रतिदिन, दिन दिन, प्रत्येक दिन। यथाविधि, विधि के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आजीवन, जीवन भर। आमरण, मरण तक। भरपेट, पेट भर के। भरसक, पूरी शक्ति से।
बेफायदा यानी बिना फायदे के। आगे देखिए और उदाहरण देखते हैं हम। जैसे बीचों बीच, बीचों बीच, बीच ही बीच में, बीच ही बीच में। रातों रात, रातों रात, रात ही रात में, रात ही रात में। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष यानी क्या होता है? प्रति धन अक्ष से क्या बनेगा? प्रत्यक्ष यानी अक्ष यानी होता है सामने आंखों के, तो आंखों के सामने प्रत्यक्ष, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सामने, आंखों के सामने, आंखों के सामने इसका विग्रह बन जाएगा। इसी तरीके से सादर यानी आदर के साथ, सादर प्रणाम किया यानी आदर के साथ प्रणाम किया, आदर के साथ। इसी तरीके से बेअसर, बिना असर के, ये असर के बिना, असर के बिना, या बिना असर के भी लिख सकते हो आप। इसी तरीके से बखूबी, खूबी के साथ, खूबी के साथ। बाइज्जत, इज्जत के साथ। इज्जत के साथ। इसी तरीके से यथासाध्य, साध्य के अनुसार, साध्य के अनुसार। बच्चों एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है अवयवी भाव समास में, कि जब भी अवयवी भाव समास का कोई शब्द आता है तो उसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो उपसर्ग आएगा उसमें। जैसे उपसर्ग क्या आएगा? जैसे इसमें आ सकता है, प्रति आ सकता है, यथा आ सकता है, बे आ सकता है, बा आ सकता है। तो ये जो सभी आ रहे हैं, तो इससे भी आप ये जजमेंट कर सकते हो कि ये जो है पूर्व पद जो है उपसर्ग है इसमें, तो ये अवयवी भाव समास होगा। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जब भी अवयवी भाव समास आता है तो उसके अंतर्गत पहला जो पद होता है वो उपसर्ग से के साथ आता है, उपसर्ग सहित होता है। तो और पहला पद अव्यय प्रधान भी होता है, दूसरा पद जो होता है उत्तर पद वो संज्ञा या विशेषण होता है। तो हमने ये इसमें देखा कि कई शब्द ऐसे आ रहे हैं जिसमें आ रहा है, बा आ रहा है, बे आ रहा है, प्रति आ रहा है, हर आ रहा है, तो ये उपसर्ग आ रहे हैं, तो ये अवयवी भाव समास कहलाएगा। इसी तरीके से देखिए यथा समय, अब इसमें भी यथा उपसर्ग आ रहा है एक तरह से। यथा समय, समय के अनुसार, समय के अनुसार। तो फिर से देखिए इसके उदाहरण। बीचों बीच, बीच ही बीच में, रातों रात, रात ही रात में, प्रत्यक्ष आँखों के सामने, सादर आदर के साथ, बेअसर असर के बिना, बखूबी खूबी के साथ, बाइज्जत इज्जत के साथ, यथा साध्य साध्य के अनुसार, यथा समय समय के अनुसार। इसी तरीके से अब दूसरा जो भेद है इसका तत्पुरुष समास वो देखेंगे हम। सेकंड हो जाएगा इसका जो भेद है वो है तत्पुरुष समास।
अब देखिए तत्पुरुष समास क्या होता है कि जिस समास के समस्त पद में पूर्व पद संज्ञा अथवा विशेषण तथा उत्तर पद संज्ञा और प्रधान पद होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास करने पर दोनों शब्दों के बीच की जो विभक्ति चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है समस्त पद करने पर। और तत्पुरुष समास जो है उसके 6 भेद होते हैं। जो कारक के विभक्ति चिन्ह हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होकर संबंध और अधिकरण, तो ये चीज़ जो है वो इसके अंतर्गत आएगी तत्पुरुष समास के अंतर्गत। तो जिस समास के समस्त पद में पूर्व पद संज्ञा अथवा विशेषण हो तथा उत्तर पद संज्ञा या विशेषण या संज्ञा और प्रधान पद होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास के समस्त पद में जिस समास के समस्त पद में पूर्व पद संज्ञा अथवा विशेषण तथा उत्तर पद संज्ञा और प्रधान पद होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास के समस्त पद में पूर्व पद संज्ञा अथवा विशेषण तथा उत्तर पद संज्ञा और प्रधान पद होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो ये भी 6 प्रकार के होते हैं, इसके 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला देखिए कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा संप्रदान। तत्पुरुष समास। तीसरा करण तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। तो बच्चों इसमें तत्पुरुष समास के 6 भेद हो गए। कर्म तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। इसके अकॉर्डिंग जो है आपके विभक्ति चिन्ह आते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए करण से के द्वारा, संबंध का की के, अपादान में पर और अधिकरण में पर, अपादान से या अलग होकर। तो ये विभक्ति चिन्ह आप जब भी समस्त पद बनाओगे तो ये इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप होगा, और जब आप इसका विग्रह करोगे तो इसमें ये विभक्ति चिन्ह को दिखाया जाएगा। जैसे इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। जैसे कर्म तत्पुरुष के उदाहरण देखते हैं, जैसे शरणागत। तो शरणागत शब्द किससे बना है? शरण धन आगत, शरणागत शरण और ये गत, तो शरणागत शरण को आया हुआ। तो ये तो हो गया समस्त पद को विभक्ति चिन्ह आ रहा है, इसमें लोप हो गया है, लेकिन जब इसका विग्रह करेंगे तो उसमें वो विभक्ति चिन्ह लगाएंगे। शरण को आगत, तो ये तत्पुरुष समास कहलाएगा। इसी तरीके से जैसे मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। इसी तरीके से स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त।
तो इसी के आधार पर, इस विभक्ति चिन्ह के आधार पर हम कई उदाहरण देखेंगे जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कर्म तत्पुरुष समास के भी उदाहरण हो सकते हैं, संप्रदान वाले भी हो सकते हैं, जिसमें के लिए का विभक्ति चिन्ह आए, या करण से या के द्वारा आए, या संबंध आए, या अपदान से अलग होकर, या अधिकरण में पर। तो ऐसे उदाहरणों को हम आगे जानेंगे जो तत्पुरुष समास के उदाहरण के रूप में जाने जाएंगे। तो तत्पुरुष समास के उदाहरण, तो वही हम सबसे पहले तो लिखेंगे समस्त पद, फिर विग्रह। आपके परीक्षा में इस तरीके से भी आ सकता है, कोई शब्द दे दिया जाता है कि ये जो समस्त पद है इसका आपको विग्रह करना है और समास का नाम बताना है, या विग्रह किया हुआ रहेगा, समास विग्रह किया हुआ कि आप इस शब्द का समस्त पद बनाकर और इसका समास का नाम लिखिए। तो देखिए, सबसे पहले ये लिखेंगे हम यहाँ पर समस्त पद, या सामासिक शब्द भी बोलते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा समास विग्रह, उसको अलग करना। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। परलोक गमन, परलोक को गमन। गिरह कट, गिरह को काटने वाला। इसी तरीके से रेखांकित, रेखांकित, तो इसमें हो जाएगा रेखा से अंकित। तो अगर आप इसमें विभक्ति चिन्ह को ध्यान में रखते हुए अगर आप उसको कर्म तत्पुरुष समास, या संप्रदान तत्पुरुष समास, या अधिकरण तत्पुरुष समास लिखेंगे तो भी आपका सही माना जाएगा। और केवल अगर आप तत्पुरुष समास भी लिखते हैं तो भी आपका वो परीक्षा में सही माना जाएगा। तो रेखांकित, रेखा से अंकित, तो इसको आप करण तत्पुरुष समास भी कह सकते हैं, या केवल आप इसको तत्पुरुष समास भी लिख सकते हैं। जैसे गुण युक्त, गुण से युक्त, गुण से युक्त। इसी तरीके से मन माना, मन से माना, मन से माना। इसी तरीके से हवन सामग्री, हवन सामग्री यानी हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए आ गया तो तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया ये, हवन के लिए सामग्री। इसीलिए जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, विद्यालय, विद्या का आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर। इसी तरीके से डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। डाक के लिए गाड़ी। तो ये सब तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा और ये इनका विग्रह हो जाएगा। आगे देखिए, देशार्पण, देश के लिए अर्पण। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। ठीक है। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। गौशाला, गौओं के लिए शाला। फिर देखिए, देश निकाला, देश से निकाला। जैसे देश निकाला, देश से निकाला, तो ये भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। लक्ष्यहीन, लक्ष्य से हीन, लक्ष्यहीन, लक्ष्य से हीन। आगे देखिए, कुछ और उदाहरण देखते हैं हम। तो बच्चों, इसका जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए अभ्यास पत्र भी दे रखे हैं हमारे हिंदी व्याकरण की पुस्तक में, तो उसको आप अभ्यास पत्र करिए, आप भरिए उसको पेंसिल से और इसका अभ्यास करिए, तभी आपको इसमें
और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। जैसे बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, ये संबंध तत्पुरुष आ गया, बैल की गाड़ी। सिर दर्द, सिर का दर्द, सिर का दर्द। इसी तरीके से विद्या भंडार, विद्या का भंडार, ठीक है। सेनापति, सेना का पति, सेनापति, ये संबंध तत्पुरुष बता रहा है। सेनापति, सेना का पति। इसी तरीके से देखिए और उदाहरण। दीनानाथ, दीनों के नाथ, दीनानाथ, दीनों के नाथ। जलापूर्ति, जल की आपूर्ति, जलापूर्ति, जल की आपूर्ति। तो ये विग्रह बन जाएगा इसका। इसी तरीके से आनंद मग्न, आनंद में मग्न, आनंद मग्न, आनंद में मग्न। इसी तरीके से कला प्रवीण, कला में प्रवीण। तो ये कौन सा हो जाएगा? अधिकरण तत्पुरुष समास। कला प्रवीण, कला में प्रवीण। इसी तरीके से शरणागत, शरण में आगत। जग बीती, जग पर बीती, जग बीती, जग पर बीती। दीन दया, दीनों पर दया करने वाला। दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाला। इसी तरीके से बच्चों कर्म आस्था, कर्मास्था यानी कर्म में आस्था। कर्म में आस्था। तो देखिए फिर से, बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी, सिर दर्द, सिर का दर्द, सेनापति, सेना का पति, ये विग्रह हो रहा है। दीनानाथ, दीनों के नाथ। जलापूर्ति, जल की आपूर्ति। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। कला प्रवीण, कला में प्रवीण। जग बीती, जग पर बीती। दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाला। कर्मास्था, कर्म में आस्था। तो ये सब तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। तो तत्पुरुष समास में आपको ये वापस से बता रही हूँ मैं अभ्यास करने के लिए कि 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अपादान तत्पुरुष समास। तो उसके अकॉर्डिंग आपके ये उदाहरण हमने इसको जाना। तो ये अवयवी भाव समास और तत्पुरुष समास का हमने इसका अध्ययन किया। आज आप इसको और भी अधिक अभ्यास पत्र से इसको अभ्यास करेंगे।